Hello friends, how are you? Welcome back to our channel Study PYQ and this is सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज का अपना जो सेशन है वो आईसीटी का रहने वाला है। आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये जो पेपर आपका हुआ था यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर हुआ था और ये 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन आपके रहेंगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इनको। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ऐप डाउनलोड करना है तो आप GS दिवाकर सर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स एंड PDF मिल जाती हैं और ये आपका लाभकारी रहता है नेट के लिए, JRF के लिए एंड जो यूपी PGT है, अन्य जो भी PGT एग्ज़ाम्स हैं, KBS हैं, इन सभी के लिए आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स एंड PDFs मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कोई डिस्क है, इसको बांटा जाता है किसमें? ट्रैक एवं सेक्टर्स में। और ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है ये? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो होता है ये होता क्या है? जैसे आप कोई सिंपल एक टाइप कर रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ इसको आप टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करना है, उसको एक साइज़ देना है, कलर देना है, फ़ॉन्ट्स देना है। इन सब में जब बदलते हैं और ये सब जो क्रिया होती है उसमें, तो इसको क्या बोला जाता है? ये होता है आपका फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो यानी कि जो भी आप सिंपल किसी भी चीज़ को, यानी किसी भी आप टाइप कर रहे हैं और जो आप लिख रहे हैं उसको एक फ़ॉन्ट में बदल देना, ये सब क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। और इसमें आगे दिया गया है ये आपका फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है ये बिल्कुल उससे अलग दिया गया है, चलो इसको बता देते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होती है आपकी एक वृत्ताकार डिस्क होती है, यानी कि इस तरीके से एक ये डिस्क होती है जो कि कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, छोटी एक चुंबकीय डिस्क होती है। कैसी होती है? इस पर एक चुंबक का लेप चढ़ा होता है और जो फ्लॉपी होता है डेटा कुछ संकेंद्रीय वृत्ताकार पथों में स्टोर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है और ये प्रोग्राम होते हैं उनको भी क्या करता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर किए हुए रखता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ट्रैक्स कहा जाता है। ट्रैक जो होता है कई भागों में बटा होता है जिनको कि सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया हुआ है? जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क अपन यूज करते हैं उसका प्रयोग जो सबसे पहले यूज़ किया था, आविष्कार किया था, किसने किया है? रोनाल्ड बी जॉनसन ने, पी जॉनसन ने, या फिर एल्बर्ट जॉनसन ने, या फिर बी जॉनसन ने। तो जो हार्ड डिस्क है इसका सबसे पहले आविष्कार किया हुआ है रोनाल्ड बी जॉनसन ने। ठीक है, ये कहाँ के हैं? IBM कंपनी के ये इंजीनियर रहे थे रोनाल्ड बी जॉनसन। नेक्स्ट है गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक पब्लिशिंग टूल है, वेब ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। तो इनमें से ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये पब्लिशिंग टूल हो जाएगा, ना ही ये कोई ये वेब ब्राउज़र है। ये क्या है? गूगल स्कॉलर ये एक गूगल की तरह ही कार्य करता है, लेकिन गूगल पे आप क्या करते हैं? कुछ भी खोज सकते हैं, यानी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये गूगल स्कॉलर है, ये भी एक सर्च इंजन है। और इसमें क्या है? जो आप सर्च करेंगे मुफ्त रहता है, बिल्कुल क्या रहता है? फ्री रहता है। और इसमें क्या है? जो आप खोजेंगे जैसे कि पत्र पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तकें होती हैं, और जो भी आपके रिसर्चर्स होते हैं, यानी कि शोध जो प्रबंध होते हैं, और जो विद्वानों के जो भी लिखित जो साक्ष्य होते हैं उनको आप इस पर खोज सकते हैं आसानी से। और इनको जो आपको पेटेंट मिलता है यहाँ से, जो आपको ये पत्र पत्रिकाएं सब मिलती हैं, इनको अगर आप विस्तार करना चाहते हैं, यानी कि आप उनको लेना चाहते हैं, तो आपको शायद इस पर पे करना पड़े। लेकिन अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई भी आपको भुगतान नहीं देना होता है। तो गूगल स्कॉलर क्या है? ये एक तरह का एक सर्च इंजन ही है, गूगल की तरह ही है। और इस पर क्या सर्च किया जाता है? पत्र हो गई, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गई एवं शोध प्रबंध हो गए, इस तरीके की इसमें खोज की जाती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वैसे हमने आपको बता दिया है। जो गूगल स्कॉलर है मुफ्त रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है, गूगल की तरह ही है। ये विभिन्न प्रकाशन प्रारूप एवं विषयों में विद्यातापूर्ण साहित्य के संपूर्ण पाठ को अनुक्रमित करता है। यानी कि जो अपन अभी पढ़ रहे थे, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, शोध प्रबंध हैं, इन सभी को ये भंडारित करता है। और यह गूगल जो द्वारा
गूगल के द्वारा 2004 में लॉन्च किया गया था। इसे एकेडमिक सर्च इंजन भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट ये हो जाएगा, एकेडमिक सर्च इंजन क्या होता है, तो ये गूगल स्कॉलर ही होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अकादमिक पत्रिकाओं तथा आलेखों को खोजता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम कितने प्रतीकों में होता है। जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 और 1 में चलता है। किस में चलता है ये, 0 और 1 में चलता है। तो इसमें नंबर प्रतीकों का पूछा गया कितने होते हैं, तो 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो यानी कि कितने हो जाएंगे आपके, 2 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये होता है आपका एक पेटाबाइट निम्नलिखित में से किसके लगभग बराबर होता है। तो ये जो पेटाबाइट है ये आपके चलता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट एवं जेटाबाइट, इस तरीके से चलता है। तो इसमें पेटाबाइट पूछा गया है। पेटाबाइट जो होता है 1024 टीबी को मिलाकर के, यानी कि 1024 टेराबाइट को मिलाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, एक पेटाबाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 1024 टीबी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो कि अपन कंप्यूटर में बाहरी रूप से यूज करते हैं। जो अपना संगणक होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें बाहरी रूप से जो यूज किया जाता है, तो जैसे कि आपका कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है या फिर स्कैनर है। तो जो अपन को स्पीकर कंप्यूटर में यूज हो रहा है लेकिन उसका अपन रिफ्लेक्ट बाहर की ओर सुन रहे हैं, तो ये कैसी हो गई आपकी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गई। बाकी की सभी डिवाइस कैसी हो जाएंगी, इनपुट डिवाइस हो जाएंगी। तो कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस हैं, उनको देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में आपकी कीबोर्ड हो जाएगी। कीबोर्ड पर क्या है, अपन कुछ भी टाइप करते हैं तो ये कहाँ पे प्रदर्शित होता है, आपको कंप्यूटर या फिर जो लैपटॉप है आपका उसकी स्क्रीन पर आपको दिखता है। माउस चलाते आप बाहर है लेकिन उसका प्रतीक कहाँ पे मिलता है आपको, कीबोर्ड के अंदर, उसको जो आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता है उसके अंदर मिलता है। माइक्रोफोन है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। और जो आपका बारकोड रीडर है ये भी इनपुट डिवाइस में ही आता है। आउटपुट डिवाइस में आपके हो जाएंगे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। ठीक है, जब भी इनमें अपन कुछ डालते हैं जो उनकी प्रतिक्रिया मिलती है वो अपन को बाहर की ओर में मिलती है, तो ये कैसे हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका संगणक। संगणक क्या होता है, कंप्यूटर होता है। इसमें जो एफटीपी का मतलब पूछा गया है, एफटी के मतलब क्या होता है, फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिक्स्ड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर फर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो मीन होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। टेराबाइट यानी कि इससे पहले जो आएगा वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर हो जाता है कितना, 1024 टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके बिट्स हैं, इनको देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, याद की जाएगी। देखो 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट, फिर 1024 बाइट बराबर होती है 1 किलोबाइट, एवं 1024 KB बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर होता है 1 गीगाबाइट या फिर 1 GB, और 1024 GB बराबर होता है 1 टेराबाइट, और 1000 TB यानी कि टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट, और 1024 PB यानी कि पेटाबाइट बराबर होता है एटाबाइट, और 1024 एटाबाइट यानी कि 1 जेटाबाइट होता है आपका। ठीक है, तो ये आपके सभी जो इकाई होती हैं कंप्यूटर की उनको आप याद रखेंगे बिट्स की। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका संगणक के संबंध में कुकीज क्या है। कुकीज खाना है क्या, नहीं खाना नहीं है ये क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो CPU की स्पीड को बढ़ा देता है, या फिर टेक्स्ट फाइल जो वेब ब्राउज़र से सूचना प्राप्त करता है या फिर प्राप्त जो सूचना होती है उसको देता है। मालवेयर हटाने का सॉफ्टवेयर होता है, या फिर वेबसाइट पर विज्ञापन रोकने का ये एप्लीकेशन होता है। तो जो आपका कुकीज़ होता है ये जो टेक्स्ट फाइल होती है जो वेब ब्राउज़र से प्राप्त सूचना देती है, ये क्या होती है, एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल होती है। ये क्या होता है, छोटी होती है, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होती, एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है। और इसमें क्या होता है, जब कोई उपयोगकर्ता होता है
किसी वेबसाइट पर वो जाता है। आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, उस पर जाएंगे तो वो वेबसाइट क्या करती है, जो उपयोगकर्ता होता है उसको उस ब्राउज़र के बारे में जानकारी भेजती है। और इससे क्या होता है, जब आप दोबारा कभी जानकारी उसी बारे में लेना चाहेंगे तो आपको उससे आसानी हो जाती है, और जो ब्राउज़र होता है उसको भी याद रखने में इससे मदद मिलती है कि हाँ इसने ये सर्च किया हुआ है तो ये इसके बारे में ही ढूंढना चाह रहा है, तो इसको फिर से हम वही रिपीट कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपका वही है जो हमने आपको बता दिया है। मॉडेम प्रसारण के किस कार्य में प्रयुक्त होता है? ये किस में होता है? असमकालिक में, समकालिक में, समय अंतराल में या फिर परिवर्तित रजिस्टर में। तो ये दोनों में होता है। मॉडेम जो होता है आपका असमकालिक में एवं समकालिक दोनों ही टाइम में होता है इसका प्रयोग। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मॉडेम डिजिटल अनुवादक के रूप में भूमिका निभाता है, जो केबल, फाइबर या फिर टेलीफोन लाइन से सभी सूचना संकेतों को प्राप्त करने में मदद करता है। किससे करता है? ये जो फाइबर लाइन होती हैं, टेलीफोन्स लाइन होती हैं, उससे ये सूचना प्राप्त करता है। इसे आपके पीसी के लिए सुलभ रूप में परिवर्तित करता है। और यद्यपि मॉडेम का इस्तेमाल समकालिक और असमकालिक दोनों प्रकार से किया जाता है। डाटा इसमें ट्रांसफ़र होता है। असमकालिक डाटा स्थानांतरण में प्रयुक्त मॉडेम के डाटा भेजने की गति क्या होती है? कम होती है। जब असमकालिक चलता है तो जो डाटा भेजा जाता है मॉडेम के द्वारा वो गति कम होती है, जबकि समकालिक में भेजा जाता है तो जो डाटा भेजने की गति होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका इस्तेमाल टेलीफोन लाइन में होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई व्यापार प्लेटफॉर्म द्वारा व्यापार नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आपका इंटरनेट व्यापार होता है उसमें कौन सा नहीं आता है? अमेजन, टेलीग्राम, अलीबाबा या फिर टाटा क्लिक। तो जो आपका टेलीग्राम है इससे आपका कोई भी व्यापार नहीं होता है, बाकी के इन सभी से व्यापार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डिजिटल स्टोर के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क ये आंतरिक भंडारण डिवाइस है या फिर बाहरी भंडारण डिवाइस है या फिर ये एक भंडारण डिवाइस नहीं है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही नहीं हो सकती, आंतरिक और बाहरी एक कैसे हो जाएंगी? तो ये आपकी कैसी है? बाहरी भंडारण डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क होती है, इसको डीवीडी कहा जाता है। देख लेते हैं। ब्लू रे डिस्क कैसी है? एक प्रकाशीय डिस्क है और जिसे मानक डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो प्ले स्टेशन एवं वीडियो गेम्स अन्य डाटा को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कैसी है? बाहरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसको यानी कि बाहर से अपन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा शिक्षण है वो? स्वानुदेशन, सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया या फिर पैनल शिक्षण। तो ये होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यवहार में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण होता है एक उपचारात्मक प्रक्रिया या फिर योजना होती है, और ये क्या होती है? एक उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण आवश्यक होता है। शिक्षक में सुधार लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि शिक्षक में जो कमियां हैं उनको देखा जाता है, और जो कम टाइम का ये शिक्षण होता है इनमें जो कमियां होती हैं उसको सुधार किया जाता है। शिक्षक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है क्या होती है? वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण किया जाता है उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, आत्मनिष्ठता होती है, या फिर विश्वसनीयता और वैधता दोनों होती है। तो जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता एवं वैधता दोनों ही शामिल होती हैं। काफ़ी अच्छा ये माना जाता है, इसीलिए जो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वैकल्पिक यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं। चलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण से आशय है ऐसे परीक्षण से जिसमें प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तथा उनके उत्तर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। शिक्षकों को मूल्यांकन करने में इसकी सुविधा होती है। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सबसे प्रमुख विशेषता होती है विश्वसनीयता होती है, उसमें वैधता होती है और वस्तुनिष्ठता होती है। वर्तमान में वस्तुनिष्ठ परीक्षण अधिक लोकप्रिय माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके कुछ एक अच्छी परिकल्पना के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही पूछा गया है? संप्रत्यात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, व्याख्या की परीक्षणीयता होनी चाहिए। तो इसमें एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। इसी से क्या बनती है? एक अच्छी परिकल्पना बनती है। नेक्स्ट है आपका,
चलिए इसमें देख लेते हैं, ये आपका शोध से संबंधित आ गया है। अनुसंधान परमाणुमुख होता है। परमाणुओं को उचित दिशा एवं विश्वसनीय बनाने में परिकल्पना के स्तर का विशेष योगदान होता है। अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं होती हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी परिकल्पना होनी चाहिए जब आपकी परिकल्पना शुद्ध बनेगी। उपयुक्त उसका हल होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए यानी कि उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए यानी इतना जटिल नहीं होनी चाहिए उसके शब्द की कोई समझ भी ना पाए, सत्यापनीय होना चाहिए, उसको वेरीफिएबल होना चाहिए कि हाँ ये यहाँ से हमने लिया गया है और ये उसमें ठीक कहा गया है, विनिर्दिष्टता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, तार्किक एवं बोधगम्यता होनी चाहिए और उसमें संगतता होनी चाहिए। ये सब क्या होने चाहिए, आपकी परिकल्पना जो बनाते हैं उसमें इन सभी 8 प्रकार के होने चाहिए। इससे आपकी परिकल्पना जो होती है शुद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, कौन सा हो जाएगा, अवबोध स्तर, श्रवण स्तर, विमर्शी स्तर या फिर स्मृति स्तर। तो जो आपका श्रवण स्तर है ये कोई भी आपका शिक्षण का स्तर नहीं। शिक्षण का स्तर 3 प्रकार का होता है, स्मृति स्तर, विमर्शी स्तर एवं अवबोध स्तर। ठीक है, 3 प्रकार से विभाजित किया गया है इनको। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल होता है जिसमें कि आपका रट्टाफिकेशन चलता है। बोध स्तर यानी कि इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाती है, इंसान बच्चे को थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि हाँ ये इस तरीके से होता है और वो थोड़ा सा उस पर विचार करने लगता है, लेकिन पूरी तरीके से विचार नहीं करता। पूरी तरीके से विचार करता है वो अपने चिंतन स्तर पर, जब वो चिंतन यानी रिफ्लेक्टिव लेवल पर पहुंचता है यानी उनमें वो शोध में पहुंच जाता है कि ऐसा ये क्यों हुआ होगा, हर क्यों का वो जवाब जानने के लिए इच्छुक हो जाता है। देख लेते हैं इनके बारे में। स्मृति स्तर ये क्या होता है, ये वह आधार होता है जिसमें छात्रों के मस्तिष्क के स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि इसमें टोटली ये एक रट्टाफिकेशन होता है, रट करके 2 दूनी 4 2 तिया 6 इस तरीके से कराया जाता है। इसमें बच्चे को कोई भी समझ में चीज़ नहीं आती है, उसको सिर्फ क्या होता है रटना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो रट सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। नेक्स्ट आता है आपका बोध स्तर। बोध स्तर में छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें शिक्षक शिक्षण के दौरान प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल देता है, यानी कि अब उनको चीज़ों को दिखा करके समझा करके तब बता सकता है। तो जो बच्चा होता है उसको रटने की क्रिया कम और समझने की क्रिया उसमें ज़्यादा पहुंच जाती है। चिंतन स्तर में ये होता है कि उन छात्रों को रखा जाता है जिनका स्मृति स्तर और बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका होता है। अब वह उन पर शोध करने के लिए या फिर उन पर सोचने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया था। कब आया ये, 6ठी पंचवर्षीय योजना के काल में, 7वीं के में या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आई थी या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है ये आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप व्याख्या देखेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है एनसीटीई, इसकी स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी, यानी कि 1992 से 97 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन 17 अगस्त 1995 को स्थापना इसकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी। पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 17 अगस्त 1986 को या फिर 24 जुलाई 1956 को, 24 जुलाई 1968 को या फिर 26 अगस्त 1953 को आई थी। तो ये आई थी 24 जुलाई 1968 को आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई थी। देख लेते हैं, कोठारी आयोग चल रहा था 1964 से 66 के बीच में। उन्हीं की संस्तुति के आधार पर 24 जुलाई 1968 को पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई और इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था असमानताओं को दूर करके सभी वर्गों को शैक्षिक अवसर की बराबरी पर जोर देना, यानी कि जो भी असमानताएं चलती थी, ऊंची जात नीची जात इन सभी की जो चलती थी असमानताएं, उनको दूर किया जाए और जो शैक्षिक अवसर हैं, शिक्षा है, सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। इस नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है कब आया गया था। तो ये आया था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 1 मिनट, ये आपका थोड़ा सा ऊपर रह गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था, 1986 का बताया गया, ये 1968 का था। इसमें सभी असमानताओं को दूर करना था और बराबरी का अवसर देना था, शैक्षिक अवसर। और इसमें जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। और शिक्षा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही थी 2020 में, शिक्षा की पहुंच में समता, गुणवत्ता एवं पहनीयता जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
तो आप तीनों को याद रखेंगे। 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई हुई है इसमें क्या क्या रखा गया है, समता होनी चाहिए यानी समानता होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन इसमें होनी चाहिए, वहनीयता होनी चाहिए। और ये जो शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर किया गया है क्या, शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। ये कौन सी शिक्षा नीति में किया गया है, तो ये जो आपके 2020 वाली नई शिक्षा नीति है उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षण द्वारा छात्र में आया परिवर्तन परिलक्षित होता है, किससे होता है ये, उसकी अभिवृत्ति में, प्राप्त अंक में, उपलब्धि में या फिर अनुभव में। तो ये होता है उसकी अभिवृत्ति में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। ये किसने किया था, ये है आपके ब्लूम महोदय। इन्होंने अपनी एक टेक्सोनॉमी नाम से इनकी रही थी, ब्लूम टेक्सोनॉमी। इसमें उन्होंने 6 बताए थे पार्ट्स, उनको देखेंगे अभी। तो ये किसने दिया था, ब्लूम ने। चलिए इनके देख लेते हैं व्याख्या। ब्लूम महोदय ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया था। इनके वर्गीकरण का जो आधार रहा था बालक के व्यवहार में परिवर्तन, विकास एवं व्यक्तित्व है। इन्होंने क्या रखा था, परिवर्तन, विकास एवं व्यक्तित्व रखा था बालक के आधार पर। और ये 3 वर्गीकरण इन्होंने दिए थे, उनको देख लेते हैं। 3 जो वर्गीकरण है इन्होंने दिया था ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्य में, एवं मनोगत्यात्मक पक्ष के उद्देश्य में। तो जो आपका पूछा गया है इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे आपका इससे भी पूछा जा सकता है या फिर इससे भी पूछा जा सकता है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के उन्होंने 6 स्तर बताए थे। 6 स्तर कौन कौन से हैं, ये हो जाएंगे आपके ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ठीक है, जो सबसे ऊपरी आपका बनता है वो कौन सा बन जाता है, मूल्यांकन बनता है। ठीक है, तो ये आपके ये सभी स्तर आप याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से किस में यादृच्छीकरण नहीं किया गया है, तो किस में नहीं किया जाता, स्तरित न्यायादर्श में, सौदेश्य न्यायादर्श में, बहुस्तर न्यायादर्श में या फिर व्यवस्थित न्यायादर्श में। तो इस यादृच्छीकरण नहीं किया जाता है, ये आपका हो जाएगा सौदेश्य न्यायादर्श हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है यादृच्छीकरण विधि। ये क्या होता है, संभावना प्रतिदर्श होता है। इस विधि में जनसंख्या से प्रतिदर्श यानी सैंपल के चयन, सिलेक्शन पर शोधकर्ता के पक्षपातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो आपका जो जनसंख्या होती है, प्रदर्श सैंपल किया जाता है, उसका जो चयन किया जाता है उस पर शोधकर्ता के पक्षपात नहीं होते हैं। और प्रतिदर्श में जनसंख्या की सभी इकाइयों को शामिल होने का संभावना होती है। यादृच्छिक की विधियां हैं निम्न हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं यादृच्छिक की। पहली हो जाएगी आपकी यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, और तीसरी होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और चौथी है आपकी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, एवं पांचवी होती है आपकी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये आपकी क्या हो जाएंगी, यादृच्छीकरण की प्रक्रिया जो विधियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका गैर संभावना प्रतिदर्श। इसमें क्या होता है, इसमें न तो प्रत्येक इकाई के सम्मिलित होने और न ही चुने जाने की संभावना होती है। इसके भी निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन होता है, परपर्जिव जो सैंपलिंग होती है यानी किसी उद्देश्य से इसका सैंपल किया जाता है। दूसरा होता है सुविधात्मक प्रतिचयन यानी कि हम अपने आराम से इसका चयन करेंगे। तीसरा होता है कोटा प्रतिचयन, इसमें एक कोटा रखा जाता है कि हाँ इस कोटे को अपन चयन करेंगे, इसका सैंपल लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिक्षक के कार्यों को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। इसमें क्या क्या होता है, रेटिंग स्केल के द्वारा FISC के द्वारा या फिर प्रणाली विश्लेषण के द्वारा, रेटिंग स्केल के द्वारा या फिर SST द्वारा। तो ये होता है आपका FISC स्केल द्वारा होता है और रेटिंग स्केल के भी द्वारा होता है। तो A और C ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका A और C हो जाएगा। शिक्षक के कार्यों को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनाफिलिस यानी कैटेगरी सिस्टम FIACS के द्वारा होता है। और यह एक अवलोकन तकनीक होती है जो कक्षा की अंतःक्रियाओं को 10 श्रेणियों में संग्रहित करती है।
और यह प्रणाली शिक्षकों के केवल मौखिक व्यवहार को ही मापती है। किसको मापती है? जो शिक्षक होता है उसका जो मौखिक व्यवहार होता है उसको ही मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? कौन सी हो जाएगी? शिक्षण से पूर्व कौन सी की जाती है? मूल्यांकन किया जाता है या फिर पहचान किया जाता है, क्रमबद्ध किया जाता है या फिर उपचार किया जाता है? तो यह हो जाएगी आपकी क्रमबद्ध करना। ये क्या हो जाती है? शिक्षण से पूर्व की क्रिया अवस्था होती है। चलिए, शिक्षण के 3 चरण हैं, उनको देख लेते हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, इसमें क्या होता है? इसमें अध्यापक शिक्षण नियोजन करता है और उनमें निर्धारण अनुदेशन का चयन करता है और उनको क्रमबद्ध और उपचार करता है। दूसरी होती है अंतःक्रिया अवस्था। इसमें अध्यापक एवं छात्र के मध्य में अंतःक्रिया होती है, यानी कि उनमें वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है। इससे पूर्व क्रिया में बनाए गए नियोजन का उनमें क्रियान्वयन बना होता है, यानी कि उनसे पहले जो उन्होंने क्रिया बनाई थी कि क्या करना है हमें क्लास में, कैसे पढ़ना है, इस सब के बारे में क्या करते हैं? टीचर, जो शिक्षक होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, वो वार्तालाप करने लगते हैं। और जो नेक्स्ट होता है आपका उत्तर क्रिया अवस्था, इसमें अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है, यानी कि अब क्या करता है? टीचर अपना समझा चुका है, चैप्टर को क्लियर करा चुका है उसको, और अब क्या करेगा? वो छात्रों से क्वेश्चन पूछेगा और उनका मूल्यांकन करेगा कि हाँ कितने % बच्चों ने इसको जान लिया है या फिर कितना उनको समझ में आ गया, कितना समझ में नहीं आया है, और अपने नियोजन की वो पुष्टि करता है और उसी के आधार पर अगले शिक्षण हेतु नियोजन प्लान करता है। और अगर उनका जो चैप्टर उसने क्लियर कराया, जो टॉपिक उसने टीचर ने क्लियर कराया है, बच्चों को हो चुका है क्लियर, तो वो अपने आगे के लिए प्लान करेगा। अगर नहीं हुआ है तो वो फिर से उसी को दोहराएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? कौन सा होता है इसमें? डॉस होता है, विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 7 या फिर एंड्रॉयड होता है। जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें ज़्यादातर सिस्टम कौन सा चलता है? एंड्रॉयड सिस्टम चलता है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में अधिकतर एंड्रॉयड सिस्टम चलता है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत है, यानी ओपन स्रोत है ये, और मोबाइल प्रचालन तंत्र है जो लाइनक्स यानी लिनक्स पर आधारित होता है। एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से स्पर्श पटल यानी कि टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया गया है। जो एंड्रॉयड चलता है आपका ज़्यादातर कौन से फ़ोन में चलता है? ये टच स्क्रीन जो फ़ोन होते हैं उनमें चलता है, जिसे प्राय क्या कहा जाता है? स्मार्टफोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कंप्यूटर डिस्क यानी सीडी में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जाता है? कितना किया जा सकता है? 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, 680 मेगाबाइट या फिर 560 मेगाबाइट। तो इसमें 680 मेगाबाइट डेटा भंडारित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कंप्यूटर डिस्क होती है, उसमें कंप्यूटर का 650 से 700 मेगाबाइट तक डेटा भंडारित किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी एक कैसी है? डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है जो कि डाटा स्टोरेज करती है, और एक प्रकाशीय चक्र होता है जिसमें आंकड़े अंक के प्रारूप में संचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नहीं पूछा गया इसमें। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये ठीक है आपका। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ये भी ठीक है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संदर्भित करता है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसमें गलत पूछा गया है तो C ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ICT में C का मतलब क्या होता है? C का मतलब पूछा गया, बताइए आप। कंप्यूटर, केबल, संचार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होता है ICT में कम्युनिकेशन होता है, यानी कि संचार होता है। C ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? किस में किया जाता है? जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, किलोग्राम में, लीटर में, बाइट्स में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होती हैं आपकी बाइट्स। इसमें कंप्यूटर की जो मेमोरी होती हैं उनका मापन किया जाता है। ये बाइट्स अपने अभी देखी हुई है तो इनको फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? PC है, CPU है, मदरबोर्ड है या फिर मॉडेम है? जो आपका मॉडेम है वो क्या करता है? मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करता है।
यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक यानी कि डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करता है, उनको एनालॉग प्रारूप में भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डिमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है, और यह किसी संचरण के माध्यम से और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर होता है उसके बीच में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है, इसमें पूछा गया है। एल्गोल क्या होता है, एल्गोरिदम लैंग्वेज होती है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। सीएडी क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। एंड 5GPL फिफ्थ जनरेशन नहीं होगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं होगा आपका, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, 5GL फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जबकि ये 5GL होता है, ना कि 5GPL होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका नया सॉफ्टवेयर, ये संदेश पाठक विकसित किया गया है। किसके लिए, मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए, किसानों के लिए या फिर पर्यटकों के लिए। तो जो नया सॉफ्टवेयर है संदेश पाठक, ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसको। किसानों के लिए कृषि से संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी है, उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है संदेश पाठक। भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यह संदेश 8 भारतीय भाषाओं में पढ़कर सुनाता है, यानी कि कितने भाषा इसमें ये कन्वर्ट कर देता है, 8 भाषाओं को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लास क्या होती है। विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, या फिर विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी। तो जो क्लास है ये होती है विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन होता है। ठीक है, अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके कुछ इनपुट डिवाइस दिए गए हैं, और इनपुट सूची 1 और सूची 2 को इनमें सम्मिलित करना है। तो ये आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कंप्यूटर का जनक कौन है, ये चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। MS DOS हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि ये प्रिंटर कैसा हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में आपके अदर आ जाएंगे, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, इनपुट डिवाइस में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो इसमें जो कोड दिए गए हैं, जो मिलान दिए गए हैं, वो ठीक नहीं है। प्रिंटर की जगह अगर यहाँ पे कीबोर्ड होता तो वो ठीक हो जाता। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। MS DOS क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कोई भी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ठीक नहीं है, एक का आंसर ठीक नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यालयों के लिए कंप्यूटर शिक्षण योजना कौन सी है, कंप्यूटर की शिक्षण की योजना ICT है, CST है, या फिर SCC है, या फिर CTP है। तो ये हो जाएगी आपकी ICT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन फर्स्ट आरंभ किया गया था, ये कब किया गया था, 1997 में, 96 में, 94 में, या फिर 98 में। तो ये किया गया था 1997 में आपका DD ज्ञान दर्शन फर्स्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट, और इसकी जो औपचारिक शुरुआत हुई थी सही ढंग से, ये कब हुई थी, 2000 से शुरू हुई है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रक्षेपण यान द्वारा यानी कि एमीसैट एवं 28 अन्य उपग्रहों को 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया, GSLV-2 के द्वारा, PSLV C44 के द्वारा, या फिर PSLV L28 के द्वारा, या फिर GSLV E7 के द्वारा। तो ये किया गया है आपका PSLV C45 के द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एमीसैट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, एक भारतीय जासूसी क्या है, उपग्रह है, और यह भारत का पहला निगरानी उपग्रह है। एमीसैट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिटल में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये कैसा है, एमीसैट कैसा है, एक सन सिंक्रोनस है। ठीक है, एमीसैट को PSLV C45 व्हीकल की मदद से श्रीहरिकोटा के श्री धवन, जो सतीश धवन है, इससे स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस सैटेलाइट को 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया था और इसे इसरो एवं डीआरडीओ ने मिलकर बनाया हुआ है। भारत ने अपनी पहली जासूसी सैटेलाइट एमीसैट के साथ में विदेशों की अन्य 28 सैटेलाइट को भी लॉन्च किया, यानी कि अपनी जो सैटेलाइट लॉन्च की ही है, इसके साथ में 28 सैटेलाइटों को भी, यानी कि जो अन्य देशों की हैं उनको भी इससे लॉन्च किया है। इसमें अमेरिका की 24, लिथुआनिया की, अमेरिका की कितनी है, 24 हैं, लिथुआना की 2 हैं, स्विट्जरलैंड और स्पेन की एक सैटेलाइट भी इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो मिलाकर कितनी हो गई, टोटल 28 हो चुकी हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका ज्ञानवाणी है। ज्ञानवाणी क्या है, एक उपग्रह आधारित दूरदर्शन चैनल है या फिर एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। तो ये ज्ञानवाणी आपका एफएम रेडियो चैनल का ही एक नेटवर्क हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो है, इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में और ये क्या है, एक एजुकेशन नेटवर्क के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। ज्ञानवाणी के तहत देश भर में सभी एफएम रेडियो चैनल पर लगभग 60 किलोमीटर एरिया में प्रत्येक एफएम रेडियो स्टेशन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र इसको कवर करते हैं। एफएम रेडियो नेटवर्क लोकल लेवल पर स्टूडेंट के साथ में अन्य सभी श्रोताओं की एजुकेशन सोचियों के इनको भी पूरा करता है, यानी कि जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उन तक, यानी कि इतने पैसे नहीं है उनके पास में या फिर अन्य किसी सुविधा के कारण उन पर सामान नहीं है, तो ये क्या करता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और इस एफएम चैनल पर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश, हिंदी और संबद्ध रीजनल लैंग्वेज में लोकल बेस्ड प्रोग्राम इस पर प्रसारित किए जाते हैं। कौन कौन सी भाषाएं इसमें आ जाती हैं, इंग्लिश की आ जाती है, हिंदी भी आ जाती है और जो भी उस जगह की लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह है। पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, कलामसैट बी या फिर प्रथम, स्वयं प्रथम या फिर एडुसैट। तो ये हो जाएगा आपका पहला जो उपग्रह हो जाएगा शैक्षिक सेवाओं के लिए, ये एडुसैट बना था। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एडुसैट, जीसैट यानी कि 3 जो एडुसैट के रूप में जाना जाता है, पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा एवं सुदूर शिक्षा के लिए बना हुआ था। ये पहला समर्पित यानी शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षिक सामग्री के वितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित 2 तरफा संचार उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नांकित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से ये जाना जाता है। बाहुबली के नाम से आपका जाना जाता है GSLV BMK-3 जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। जियो सिंक्रोनस है, सैटेलाइट है, इसके लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV MK-3 रॉकेट को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। इसरो का सबसे भारी है और सबसे शक्तिशाली ये रॉकेट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाहुबली कहा जाता है। इसका वजन 640 टन है, ऊंचाई इसकी 43.43 मीटर है। ये रॉकेट 4 टन वजनी सैटेलाइट ले जाने में भी ये सक्षम है, यानी कितने टन ये सैटेलाइट ले जा सकता है, तो ये 4 टन का जो वजन होगा उतनी बड़ी ये भारी सैटेलाइट ये ले जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एक EMIS के विकास का प्रथम चरण होता है, क्या है, लक्ष्य व उद्देश्यों को परिभाषित करना, डाटा आवश्यकताओं की पहचान करना, डाटाबेस की स्थापना करना या फिर सूचना का संग्रहण करना। तो इसमें इसका उद्देश्य होता है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एक जो EMIS के विकास का प्रथम चरण होता है लक्ष्य व उद्देश्यों को परिभाषित करना। EMIS शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक सूचना प्रणाली है जो नीति निर्माण, विश्लेषण, योजना निर्माण आदि पर ये क्या करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।